रिश्ता है। अन्ना आंदोलन के समय में इस जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम हुए। आजकल अन्ना आंदोलन की बात करना जो है थोड़ा सा बहुत अविश्वसनीय हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अन्ना आंदोलन संघ परिवार का आंदोलन था। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन उसके बाद जो उनकी चुप्पी है मोदी के आने के बाद, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और उनका सवाल का जवाब देने की स्थिति में कोई भी नहीं है, इसलिए कोई भी उसका नाम नहीं लेता। लेकिन मैंने नाम इसलिए लिया है कि उस आंदोलन में, जो कि जन लोकपाल लागू कराने के लिए था, उस आंदोलन ने इस देश में एक ऊर्जा पैदा की थी। और इस जंतर मंतर पर भी और रामलीला मैदान में भी और पूरे देश के अंदर भी मैंने 4 पीढ़ियों को उस आंदोलन से जोड़ करके देखा। मैं उसकी कोर कमेटी में था। बहुत सारे लोग जो आज आम आदमी पार्टी के नेता दिखलाई पड़ते हैं, 2-3 को छोड़ करके, अरविंद जी हो, मनीष जी हो, संजय जी हो, उसको छोड़ करके बहुत सारे जो नेता बन गए हैं, उनमें से कोई भी अन्ना आंदोलन के अंदर नहीं था। लेकिन तब बहुत ही युवा थे प्रवीण जी, तब से उस आंदोलन को खड़ा करने में इन्होंने बहुत बड़ी ताकत लगाने का काम किया था। और अभी जो संतराम जी हैं, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा, उस लड़ाई को लड़ने के लिए वो पूरे यूनिवर्सिटी के स्तर पर बहुत दमदारी के साथ में काम कर रहे हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, उस समय भी रोजगार का अधिकार मूलभूत अधिकार बने, इस तरीके की चर्चा हुई थी। और इस जंतर मंतर पर उस सरकार के बनने के बाद भी हम लोगों ने काम के अधिकार को लेकर के कई प्रदर्शन किए थे। प्रोफेसर अरुण कुमार जी तो एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था इस देश में कैसी होनी चाहिए जो रोजगार के ऊपर आधारित हो, उसको बताने, समझाने और उसका एक इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करने का काम प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मैं पिछले 3-4 दशक से देख रहा हूं कि वो कर रहे हैं। और आप सब लोग, हम लोग जिसको गोदी मीडिया मानते हैं, वो गोदी मीडिया भी कई बार मजबूर हो जाता है कि वो प्रोफेसर अरुण कुमार जी को बुलाने का काम करता है और उनसे देश के अर्थशास्त्र को और उसका जो दूसरा साइड है उसको समझने की कोशिश करता है। तो बहुत बड़े प्रोफेसर हमारे बीच में है और वो एक्टिविस्ट के तौर पर भी है। आपने जेएनयू, जो लोग जानते हैं, इस देश के सबसे ज्यादा जो प्रखर छात्र नेता जहां से निकलते हैं, जहां की जो फैकल्टीज हैं, वो जो निकलते हैं, वहां के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, वो पूरे देश के विकास के लिए अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं। तो जो प्रोफेसर आनंद कुमार आएंगे, उनके बारे में तो आपको ज्यादा बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूं कि वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट है। वो जेएनयू के अध्यक्ष थे, उसके बाद में जेएनयू के टीचर्स का जो एसोसिएशन था उसके भी अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर अरुण कुमार जी भी उसके अध्यक्ष थे। मतलब जो जेएनयू तमाम किस्म की देश में राजनीति को खड़ा करता है, जिस विचार को खड़ा करता है,
उसको खड़ा करने वाले दो बड़ी शख्सियत आज यहां पर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष का न केवल ऐलान करने के लिए बल्कि जो संघर्ष चल रहा है उसके अंदर वो शामिल है और उसे कैसे आगे ले जाना चाहिए ये बताने के लिए वे हम लोगों के बीच में हैं। एक और हमारे यहां पर एक और तोप है हमारी बड़ी, उनका नाम है फिरोज मीठी बोरवाला। वो मुंबई से आए हैं। वो भारत बचाओ आंदोलन से लेकर के सर्वोदय आंदोलन से लेकर के और इस देश में ईवीएम हटाओ और देश को लोकतंत्र को बचाओ, तमाम सारे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन वो इस देश में उसका नेतृत्व करते हैं। और आजकल पुलवामा का सवाल जो सतपाल मलिक जी ने उठाया है, उस सवाल को लेकर के पूरे देश के अंदर एजेंडा सेट करने के लिए वो लगे हुए हैं और हम सब लोग एक साथ काम करते हैं। प्रोफेसर आनंद जी हमारे बीच में आ गए हैं, गौतम जी भी आ गए हैं और मानस जी भी आ गए हैं। बहुत सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। मैं प्रोफेसर साहब के बारे में बता ही रहा था आपको। आइए प्रोफेसर साहब, पहले साथियों से बात हो जाए फिर मीडिया से। ताली बजा करके सब साथी एक साथ स्वागत करेंगे। तो ये वो प्रोफेसर है जिन्होंने 1974 की लड़ाई भी लड़ी थी, देश में भी लड़ी थी, दुनिया में भी लड़ी थी। जेएनयू की लड़ाई का बता चुका और अभी अभी बड़ी भारी पटकनी इन्होंने प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी के अंदर जो संघ परिवार ने तय किया, योगी मोदी ने एक साथ तय किया कि हम वहां पर गांधी जेपी की विरासत को खत्म करेंगे। तो वहां पर भी प्रोफेसर आनंद साहब खड़े हो गए और आपको मालूम है कि वहां के मामले को लेकर के जो सीजेआई है चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने कहा कि वहां के कलेक्टर को बता दो कि वो वहां पर हाथ ना उठाए, वहां पर बुलडोजर लेकर के ना जाए। मैं खुद यहां पर सुनवाई करने वाला हूं। हमारी एक और साथी है तीस्ता सेटलवाड़, वो यहां पर नहीं है, लेकिन उनके मामले के अंदर भी सीजीआई खड़े हो गई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बिल्किस बानो के केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने वो मुद्दे को उठाया था, एक परिवार से 7 लोगों की हत्या हो गई। हत्या करने वालों को छोड़ दिया गया और जब ये सवाल को उन्होंने उठाया तीस्ता जी ने, तो उन्हीं को जेल पहुंचा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वो आपके साथ में खड़ी। तो हम सब जो लोग हैं वो एक मूल विचार को मानने वाले लोग हैं। भारत चलेगा तो संविधान के मूल्यों से चलेगा, भारत चलेगा तो एक संविधान के सिद्धांतों से चलेगा। और उसका मैं केवल विस्तार में तो नहीं जा सकता, क्योंकि जिनको सुनने मैं भी आया हूं वो सब अभी बोलने वाले हैं। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए मैं अपनी बात कम में रखूंगा। लेकिन लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, बंधुता है, उसके बारे में बात करने का समय नहीं है। लेकिन तीनों मूल्य और तीनों सिद्धांत खतरे में है। लेकिन आपके आंदोलन से जुड़ी हुई बात एक है, वो ये है कि भारत का संविधान सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। और अगर वो अधिकार देता है जो लिखा हुआ है, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो भी सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की बनेगी, वो सरकार इस देश के 142 करोड़ नागरिकों का
जीवन सम्मान के साथ में गुजरे, इसका इंतजाम करेगी। हवा से नहीं हो सकता, पानी से नहीं हो सकता। 83 करोड़ लोगों को 1 या 2 रुपए किलो का अनाज देके नहीं हो सकता, उसके लिए रोजगार देना पड़ेगा। मेरा मतलब यह है कि भारत का संविधान जब सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को देता है, तो फिर स्वतः वो आपको रोजगार का अधिकार भी देता। आप लोग ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर संविधान में क्यों नहीं लिखा हुआ है कि हर आदमी को रोजगार देगी सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे के बारे में बात नहीं हुई है, बात हुई थी, लेकिन हमारा जो पहला बजट बना, हमारे पास में उस समय संसाधन नहीं थे। मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है 6 लाख करोड़ का बजट था या कितने का था। प्रोफेसर अरुण कुमार जी आप बताएंगे कितने का बजट था पहला बजट? 6 लाख करोड़ का या उससे भी कम का था जी। लेकिन अब जो हमारा बजट है वो 40 लाख करोड़ का है बहन जी, 40 लाख करोड़ का है। उस समय जिन मुद्दों को, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तमाम मुद्दों को जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, वो इसलिए डाल दिया गया कि उस समय जो हमारा देश था, हमारी जो सरकार थी, उसके पास में बजट बहुत कम था। लेकिन 40 लाख करोड़ का आप बजट है, अब आप उसको अगर फिजूल खर्ची में अगर आप खर्च करते हो, एक पार्लियामेंट जिसकी जरूरत नहीं थी, आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया 25,000 करोड़ का, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप हथियार खरीदते हो, भारत पाकिस्तान पहले यहां पर करते हो, हिंदू मुसलमान पहले यहां पर करते हो, युद्ध का वातावरण बनाते हो, फिर हथियार खरीदते हो, हथियार के लिए पैसा बजट से देते हो। कितना देते हो? 10 से 15% बजट। सोचिए आप कितना हजार करोड़ हुआ? 40,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया, 60 करोड़। तो 60 करोड़ रुपया आप अगर मनरेगा में दे दो तो अभी 100 दिन का रोजगार आप कहते हो और मुश्किल से 30 दिन दे पाते हो। जो ही 60 करोड़ हजार करोड़ जोड़ोगे तो वो 100 में से 60 दिन का रोजगार हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब भारत सरकार के पास में पैसा है, और इसीलिए जब संविधान बन रहा था तब भी हम ये चाह रहे थे कि देश के हर नागरिक के लिए जीविकोपार्जन का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन संसाधन नहीं थे। आज संसाधन है, और इसलिए हमारी ये मांग को पूरा करना, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो सत्ता के अंदर बैठे हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यहां पर जो लोग आकर के बैठे हैं, उसमें मैं महिलाओं की संख्या काफी देख रहा हूं, मैं उनको बधाई देता हूं। यहां पर तो युवा बेरोजगारों को ज्यादा होना चाहिए था। जागरूकता पैदा हुई है, और खुदाई खिदमतगार से लेकर के और जो संगठन ये पूरा एक वोट एक रोजगार वाला जो आंदोलन चला रहे हैं, वो जब आपके पास में पहुंचे तो आपके मन में एक जागरूकता पैदा हुई, और आपको लगा कि हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हमें लड़ने का काम करना चाहिए। तो भले ही बरसात हो, लेकिन जंतर मंतर हमको चलना चाहिए। कहने के लिए 360 बातें हैं, लेकिन मैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का 550 किसान संगठनों का जो एक मंच बना है, उसकी कोर कमेटी का सदस्य हूं, उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी खेती 100 में से 65 लोगों को रोजगार का है। तो इस सरकार ने
रोजगार देने की बजाय बेरोजगार पैदा करने का काम किया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम तो ये सतत 2014 से कर ही रहे हैं। ज्यादा अच्छे आंकड़े प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अरुण कुमार बताने का काम करेंगे। मेरा कहना यह है, इस देश में अगर रोजगार पैदा होना हो तो छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापार को और छोटा जो कृषि के ऊपर आधारित उद्योग है उसके ऊपर फोकस करने का काम करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी आखिरी बात है, मनरेगा के अंदर एक प्रावधान है, वो आपको, क्योंकि वो शहरों में लागू नहीं है तो शायद आपको उसकी इतनी जानकारी नहीं होगी। उसमें एक प्रावधान है, अगर गांव के 20 लोग अगर लिख करके देते हैं कि फलाना प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए और अगर वो चालू नहीं होता, एक तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लिए जैसे रोजगार गारंटी योजना है, ऐसी योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी बनाई जानी चाहिए। ये हमारी एक बड़ी मांग है हमारी। और खेती के अंदर जो रोजगार खत्म कर रहे हैं उसको भी बचाने का काम करना चाहिए। मैं किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं, उसकी ओर से मैं जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर जी करती हैं, जिसके साथ में 350 जन संगठन एनजीओ नहीं, जो किसी से पैसा लेकर के काम नहीं करते, ऐसे संगठन देश में जो सबसे ज्यादा आंदोलनकारी है वो जुड़े हैं एनएपीएम और संयुक्त किसान मोर्चा। उसकी तरफ से मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और आपके कार्यकर्ता के तौर पर आप जो भी कुछ तय करेंगे, मध्य प्रदेश मेरा क्षेत्र है, मुल्ताई से मैं 2 बार विधायक रहा हूं, हमारे और भी साथी मध्य प्रदेश से, एक शत्रुघ्न यादव है, युवा नेता है वहां के बड़े, वहां पर वो आए हैं, कभी अवसर मिलेगा वो भी अपनी बात रखेंगे। तो हम मध्य प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर इस अभियान के अंदर जो भी कुछ योगदान कर सकते हैं करेंगे। और अगर आपका कोई ठोस प्रस्ताव होगा तो 12 जुलाई को एसकेएम की जनरल बॉडी की मीटिंग है और 15 तारीख को हैदराबाद में एनएपीएम की मीटिंग है, उसमें आपके प्रस्ताव को हम रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जरा नारा लगाइए, इंकलाब, इंकलाब। भारत का तो नहीं बोलूंगा।